बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें बेसिकली हम चैप्टर नंबर 8 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 8 में हम सबसे पहले कंज़र्वेशन लॉज़ जो हैं उनकी बात करेंगे। कंज़र्वेशन लॉज़ जो है उनको डिस्कस करने से पहले हमने बात करनी है सिंपल लॉ ऑफ कंज़र्वेशन की, और वो सिंपल लॉ ऑफ कंज़र्वेशन जो है वो है चार्ज कंज़र्वेशन लॉ। अब चार्ज कंज़र्वेशन लॉ जो है वो एक्सप्रेस किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की बात करते हैं तो हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को एक्सप्लेन करना होता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को ड्राइव करना है। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की ही बात क्यों करनी है? उसकी वजह यह है कि जितने भी कंजर्वेशन के लॉज हैं उन सब का जो एक पिलर है वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अगर किसी जगह पर हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करनी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करनी है या कंजर्वेशन ऑफ मैस की बात करनी है, तो उसके बिहाइंड में जो कैलकुलेशन होगी उसका स्टार्ट पॉइंट जो होगा, उसका जो ओरिजिन होगा वो बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से होगा। इस वजह से हमने पहले कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है उसकी बात करनी है। इसी वजह से जो इलेक्ट्रोडायनामिक की बुक है ग्रिफिथ की, उसमें मेंशन किया गया एक वर्ड है वो है पैराडाइम। अब पैराडाइम जो है इसका मतलब क्या है? पैराडाइम का मतलब है कि ये जितने भी लॉज हैं उन सब की बेस जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई एक सरफेस है, उस सरफेस से चार्ज जितने इन हो रहे हैं उतने ही उस सरफेस से चार्ज जो है वो आउट हो रहे हैं। यानी चार्ज का बहाव अंदर को और चार्ज का बहाव बाहर को जो है उसका रेट सेम होता है, जिसको हम नाम देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अब चार्जेस को कंजर्व करने के लिए मैंने बताया इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी प्रूव करनी पड़ती है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है उसका सहारा लेते हैं। देखें, हमारे पास जो चार्ज है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी उसे हम इस तरह से लिखते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और अगर हम करंट की बात करें, किसी सरफेस से हमारे पास चार्ज फ्लो हो रहे हैं बाहर को, तो फ्लो ऑफ चार्जेस बेसिकली करंट प्रोड्यूस करता है। तो उसका फार्मूला करंट इन द सेंस ऑफ करंट डेंसिटी वो ये है। अब यहाँ पर ये माइनस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है? माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि सरफेस से चार्जेस जो है वो बाहर को जा रहे हैं, जिस वजह से डिक्रीमेंट हो रहा है चार्जेस में। इस वजह से यहाँ पर हमने माइनस लगाया है। तो माइनस का साइन किस बात का इंडिकेट कर रहा है? कि डिक्रीज ऑफ चार्जेस फ्रॉम एनी सरफेस। अब आप देखें, हम जानते हैं जो करंट की बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। अब हमारे पास ये क्यू है, ये आई है, हमने ये वैल्यू जो है और इससे हमने करंट फाइंड करके दोनों को कंपेयर करना है। सिंपल सा ये लॉजिक है। अब देखिए यहाँ पर आप इसका क्या ले लें, टाइम डेरिवेटिव ले लें। जब इसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अब आप क्या करें, इन दोनों का कंपेयर करें, क्योंकि ये भी करंट है और ये भी करंट है। जब दोनों को कंपेयर करें तो ये आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जे डॉट डी ए बन गया, इसके ऊपर हमने अप्लाई कर देना है जी किसको, डाइवर्जेंस थ्योरम को। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करता है, वॉल्यूम को सरफेस में या सरफेस को वॉल्यूम में। तो यहाँ सरफेस था, इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लिया। ये डी वी, यहाँ पर वी भी लिखा जा सकता है। टॉ बुक का रिप्रेजेंटर था इसलिए मैंने बुक के फॉलो करते हुए यहाँ पे टॉ लिखा। तो अब हमारे पास ये इस साइड पे आके प्लस हो सकता है या यहाँ पर माइनस है, आप माइनस ही रहने दें। तो हमारे पास कंपैरिजन करने से पार्शल रॉ और पार्शल टी इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट जे, ये इक्वेशन आ जाती है। और इस इक्वेशन का नाम जो है वो क्या है जी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है ये बेसिकली मैथमेटिकल स्टेटमेंट है किसकी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की। तो ये याद रखनी है बात आपने, जब भी आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस आ जाए तो आपने बेसिकली वहाँ पे प्रूव क्या करना होता है, वहाँ पे आपने लॉ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है उसको प्रूव करना है फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है जी पॉइंटिंग थ्योरम। अब हमने पॉइंटिंग थ्योरम जो है उसकी बात करनी है। हम प्रीवियस लेक्चर्स में पॉइंटिंग वेक्टर को पढ़ चुके हैं, अब उसी से रिलेटेड है यहाँ पर पॉइंटिंग थ्योरम। तो पॉइंटिंग थ्योरम को डिस्कस करने के लिए आपको पता होना चाहिए वर्क जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में और वर्क जो है मैग्नेटिक फील्ड में वो कुछ इस तरह से है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क जो है वो है एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 2 और ई स्क्वायर इंटेग्रल वॉल्यूम के हिसाब से। अब ये डी टी
और ये इंटेग्रल मिलके दोनों क्या बन गए, वॉल्यूम। ई स्क्वायर आ गया, ये वॉल्यूम उधर डिवाइड हो गया तो ये आ गया वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ओवर 2। अब वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम बेसिकली एनर्जी डेंसिटी के बराबर है, तो एनर्जी डेंसिटी हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ओवर 2। इसी तरह से जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी जो है वो इसके बराबर इसी तरह से आ जाती है, यानी उसमें एप्सिलॉन नॉट जो है 1/μ0 से रिप्लेस हो जाता है। सिंपल, ई की जगह बी आ जाएगा और एप्सिलॉन नॉट की जगह जो है 1/μ0 आ जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह से मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो आ जाएगी, एनर्जी डेंसिटी। अब दोनों को ऐड कर लिया तो टोटल मैग्नेटिक एनर्जी। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन बन के आती है, इस इक्वेशन का नाम है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का है रिलेशन, लेकिन किस में, इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर। अब यहाँ पर हमारा बेसिक काम है क्या, पॉइंटिंग थ्योरम यहाँ से बेसिकली शुरू हो रहा है। ये सारी बातें हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, हमने इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है इन द सेंस ऑफ वर्क, और वर्क को हमने बाद में एक्सप्रेशन को ड्राइव करना है फील्ड के अंदर। यहाँ भी फील्ड नज़र आ रही है, हम इससे वर्क कैलकुलेट करेंगे, फिर उस वर्क को फील्ड में कन्वर्ट करेंगे। अब देखें, हमारे पास ये एनर्जी डेंसिटी है, हम वर्क निकालना चाहते हैं, तो वर्क निकालने के लिए फोर्स चाहिए और डिस्टेंस चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो इस वजह से हमारे पास जो फोर्स होगी वो लॉरेंस फोर्स होगी, और लॉरेंस फोर्स आपको पता है QE + QV × B है। अब वर्क किसके बराबर है, F.dl। dl जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम जानते हैं वेलोसिटी को अगर डिस्टेंस में लिखना जाए तो डिस्टेंस को वेलोसिटी की सेंस में ऐसे लिखा जाता है, dl = v × dt। ये वैल्यू यहाँ, ये फोर्स की वैल्यू यहाँ, Q कॉमन आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब यहाँ पर ये एक्सप्रेशन v × b, जब इसका हम आंसर निकालेंगे ना v × b का, तो वो हमारे पास एक परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। जब परपेंडिकुलर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो भी आंसर क्या होगा, 0 होगा। इस वजह से इस पूरे का आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा, सिर्फ फैक्टर ये बचेगा वर्क के अंदर। तो ये सारा 0 हो गया, और ये हमारे पास वर्क = QE.V × dt, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया जी इसका। अब Q किसके बराबर है जी, Q बराबर है ρ × d। V भी लिख सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं मैंने T लिखा है तो T ही लिखना है, dV भी आप लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पुट की, ये आ गई। अब ये रो हम क्या कर लेते हैं, इसके साथ लिख लेते हैं ρV, और ρV जो है इसको अगर आप यूनिट की सेंस में देखें, यहाँ पे मैंने रफ सा काम किया, तो ये J के बराबर होता है। तो हम ρV की जगह J लिख देते हैं, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है E.J। अब यहाँ पर dt था, dt को मैं दूसरी साइड पे ले गया, W/T पावर के बराबर होता है। तो ये मेरे पास जो एक्सप्रेशन है ये बेसिकली किसका है, ये पावर का है। सो रेट एट विच वर्क इज डन ऑन ऑल द चार्जेस इन वॉल्यूम। अब चूंकि ये वॉल्यूम फैक्टर शामिल हो गया है तो इसलिए मैं इसको ये वॉल्यूम फैक्टर की सेंस में लिख रहा हूँ। अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ वॉल्यूम से, ये फैक्टर उस तरफ जाके अगर डिवाइड हो जाए तो ये तो पावर है। अब पावर को जब वॉल्यूम से डिवाइड किया जाएगा तो ये बन जाएगी पावर पर यूनिट वॉल्यूम। तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ E.J बचेगा। तो E.J = पावर पर यूनिट वॉल्यूम आ गया। तो ये हमारे पास पावर पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर आ गया, E.J के। अब हमने डेल क्रॉस B = μ0J + μ0 एप्सिलॉन नॉट पार्शियल E ओवर पार्शियल T। ये हम मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में जानते हैं। क्यों, हमने ये एक्सप्रेशन जो है इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा करना है। इसके लिए यहाँ से हमने J की वैल्यू निकाल ली, इस इक्वेशन में से ये J की वैल्यू आ गई। अब ये J की वैल्यू हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जब ये पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन C आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास डेल क्रॉस B का हम जानते हैं मैक्सवेल इक्वेशन से आ सकता है। E.पार्शियल E ओवर पार्शियल T, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये हमने काम यहाँ पे करना। अब देखें, हम जानते हैं डेल क्रॉस E क्रॉस B जो है ये इसके बराबर है, ये बैक स्पेस रूल हमने अप्लाई किया। अब यहाँ से हम E.डेल क्रॉस B जो है उसकी वैल्यू सेपरेट करना चाहते हैं, ये आ गई। अब ये हमारे पास इस तरफ चला गया, प्लस हो गया, ये इस तरफ आके माइनस हो गया। जहाँ पर हमें नज़र आ रहा है डेल क्रॉस E, उसकी जगह हमने पार्शियल B और पार्शियल T पुट किया तो ये एक्सप्रेशन आ गया।
अब ये एक्सप्रेशन जो है हम वापस इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास कुछ ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद तो हमारे पास कुछ ये इस तरह से फैक्टर निकल के आ जाएगा, यानी बी डॉट पार्शल बी ओवर पार्शल टी और ई डॉट पार्शल ई ओवर पार्शल टी। अब ये दोनों फैक्टर जो है हमें इनको कैलकुलेट करना होगा। देखें, अगर आप देखें गौर से तो बी डॉट पार्शल बी ओवर पार्शल टी यानी एक वेक्टर है और साथ में मल्टीप्लाई उसका डेरिवेटिव हो रहा है। तो हम जानते हैं हमारे पास अगर किसी जगह पे पार्शल ओवर पार्शल टी और बी स्क्वायर दिया जाए, अगर इसका हम डिफरेंशियल लें तो ये आएगा 2b पार्शल बी ओवर पार्शल टी, यानी पावर लिखी, पावर से कम किया, पावर छोड़ के डेरिवेटिव लिया। अगर ये 2 इधर डिवाइड कर दें तो b पार्शल बी ओवर पार्शल टी बचेगा। तो ये वही b डॉट पार्शल बी ओवर पार्शल टी इज इक्वल टू 1/2 पार्शल ओवर पार्शल टी बी स्क्वायर, यानी इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं। इसी तरह से e और b को रिप्लेस करें तो 1/2 पार्शल ओवर पार्शल टी ई स्क्वायर आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में यहाँ पर वापस पुट कर देते हैं। तो जब पुट करेंगे हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन के आ जाएगा। अब आप अगर गौर करें यहाँ पर तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये बेसिकली हमें क्या दे रहा है, ये एनर्जी डेंसिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, यू लिख देते हैं एनर्जी डेंसिटी का। तो पावर पर यूनिट वॉल्यूम जो है ये किसके बराबर है, -d/dt u -1/μ0, और ये अभी फैक्टर वैसे ही हमने लिखा डेल ई क्रॉस बी का। अब अगर हम पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वॉल्यूम को इस तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। अब वॉल्यूम को इधर मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने शामिल कर देना है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम हमारे पास ये आ जाता है। अब ये d/dt बाहर लिख लिया, ये आ गया हमारे पास 1/μ0। अब ये देखें डेल डॉट ई क्रॉस बी, हम यहाँ पर डाइवर्जेंस अप्लाई करेंगे। जब यहाँ पर डाइवर्जेंस अप्लाई करेंगे तो ई क्रॉस बी ये एक वेक्टर उसका डॉट है, तो ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम से सरफेस में चला जाएगा। तो ई क्रॉस बी डॉट डी ए ये हमारे पास आ जाएगा। एस जो है सरफेस बाउंडेड वॉल्यूम है। दी अबव इक्वेशन इज पॉइंटिंग थ्योरम। अब ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का नाम क्या है जी, पॉइंटिंग थ्योरम। इसका दूसरा नाम क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो ये हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन है जिसे हम नाम देते हैं पॉइंटिंग थ्योरम का भी, और इसी का दूसरा नाम क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो मतलब आपने ये बात याद रखनी है कि पेपर में वर्क एनर्जी थ्योरम आ जाए इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का या आपके पास आ जाए पॉइंटिंग थ्योरम, तो सेम यही कैलकुलेशन जो है हमने परफॉर्म करनी है। अब इसी को थोड़ा सा हमने रीअरेंज करके लिखना है। देखें इसके बारे में थोड़ी सी 2-3 बातें हैं वो याद करते हैं। यहाँ पर यू डी टी ये क्या है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन दी फील्ड है, और ये रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ वी अक्रॉस इट, यानी कि ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस हिसाब से एनर्जी ट्रांसपोर्ट हो रही है, और ये टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल एनर्जी कितनी फील्ड में स्टोर हुई थी। तो ये टोटल फील्ड में जो स्टोर एनर्जी हुई वो, और ये जो ट्रांसपोर्ट हो रही है वो। अब यहाँ पर एस जो है इसके बराबर है, तो हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में इसकी जगह एस पुट कर देते हैं। तो ये जब हम यहाँ पर एस पुट करेंगे तो हमारे पास ये एस डॉट डी ए आ जाएगा। अब एस डॉट डी ए यहाँ पर एस पुट करने से आ गया, तो यहाँ पर एस डॉट डी ए एनर्जी पर यूनिट टाइम है और एस जो है एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी है। अगर हम स्पेस में बात करें ना तो स्पेस के अंदर वर्क पर यूनिट टाइम यानी कि पावर जो हमें मिल रही है वो तो हमें नहीं पता कितनी मिल रही है, इसलिए हम अज्यूम कर लेते हैं ज़ीरो। तो हम ज़ीरो कंसिडर करते हैं यहाँ पर। जब ज़ीरो कंसिडर करेंगे एक फैक्टर उस तरफ ले जाएं तो हमारे पास ये फैक्टर आ जाएगा। अब दोनों तरफ हमने क्या, एक तरफ हमने क्या किया, यहाँ पे एस डॉट डी है, यहाँ पे डाइवर्जेंस अप्लाई किया, सरफेस को वॉल्यूम में ले गए क्योंकि इधर भी वॉल्यूम है, तो वो आपस में कैंसिल होने के बाद हमें ये डेल डॉट एस इज इक्वल टू डी यू ओवर डी टी मिल जाएगा। अब ये देखिए ज़रा इक्वेशन आपके पास रिजेंबल किससे कर रही है, ये रिजेंबल कर रही है पार्शल रॉ ओवर पार्शल टी इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट जे, यानी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ये इक्वेशन जो है रिजेंबल कर रही है। इस वजह से दिस इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन विच रॉ जो है वो यू के साथ यू जो है वो रॉ से रिप्लेस हो सकता है और जे जो है वो एस के साथ रिप्लेस हो सकता है। दिस एक्सप्रेस लोकल कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, और ये हमें बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है उसको रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि ये एनर्जी के कंजर्वेशन का एक कानून हमारे पास आ जाता है। अब
यहाँ पर आपने ये बात देखनी है कि फील्ड डू वर्क ऑन द चार्ज एंड चार्ज क्रिएट फील्ड। फील्ड वर्क करती है चार्ज पे और चार्ज क्या करते हैं, फील्ड क्रिएट करते हैं। एनर्जी इज टॉस्ड बैक एंड फोर्थ, यानी एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही है किसमें, फॉर बिटवीन देम, इन दोनों के दरमियान। सो कंट्रीब्यूशन बोथ मैटर एंड फील्ड, यानी जो हमें पावर मिल रही है उसमें दोनों चीज़ों का कंट्रीब्यूशन बराबर का है, चार्जेस का भी और फील्ड का भी। तो ये बेसिकली हमारे पास हमने पॉइंटिंग थ्योरम जो है उसको डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 8.1। ये एग्जाम्पल 8.1 आपने खुद बुक से इसकी स्टेटमेंट देखनी है और ये कैलकुलेशन यहाँ पे की गई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके आप इसको नोट करें। तो ये सिर्फ सिंपल सी इसकी कैलकुलेशन है, इसमें हमने पावर कैलकुलेट करनी थी, तो ये आप कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, एक छोटा सा आर्टिकल है वो इसी में हम कंक्लूड कर लेते हैं। वो है न्यूटन थर्ड लॉ इन इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर न्यूटन थर्ड लॉ जो है क्या वो अप्लाई हो रहा है या नहीं, यानी न्यूटन थर्ड लॉ वैलिड है या नहीं। तो सिंपल आंसर है कि न्यूटन थर्ड लॉ जो है इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर वैलिड नहीं है। अब क्यों वैलिड नहीं है, इसको हम स्कीमेटिकली ज़रा ड्रा करते हैं। तो जब हम स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ पर ड्रा करते हैं, रे डायग्राम, एक चार्ज यहाँ पर है, दूसरा चार्ज है हमारे पास ये। अब एक नीचे को मूव कर रहा है, एक इस तरफ को मूव कर रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसकी इनवर्ड है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इस तरफ को है और इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की फोर्स इस तरफ को है। अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो दोनों एक दूसरे के बराबर भी हैं और डायरेक्शन में ऑपोजिट भी हैं। इस वजह से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जो हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ है वो एप्लीकेबल है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें मैग्नेटोस्टैटिक के अंदर, तो उसमें भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से यहाँ भी न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल है। जब दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं तो वो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स आ गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो उसकी अगर आप बात करें मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है, लेकिन होगा क्या, डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, एक्शन और रिएक्शन इक्वल, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पर डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं है, इस वजह से न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो एप्लीकेबल इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर नहीं होता। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें उसमें एप्लीकेबल है, मैग्नेटोस्टैटिक की बात करें उसमें एप्लीकेबल है, लेकिन अगर इलेक्ट्रोडायनामिक्स में बात करें तो उसमें न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।